हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मशीन डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करूँगा। ये हमारा पार्ट 91 है, यानी कि इससे पहले हम मॉडल पेपर के टोटल 90 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में एक बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम मिलेगा, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द स्टील वाइडली यूज फॉर मोटर कार क्रैंक शाफ्ट। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्रैंक शाफ्ट बोला जाता है। ये आपका कार में लगा रहता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो कार का जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो कौन से मटेरियल से बना रहता है? निकिल स्टील से, क्रोम स्टील से, निकिल क्रोम स्टील से या हाई स्पीड स्टील से? तो वो बना रहता है मोटर कार का क्रैंक शाफ्ट आपका क्रोम स्टील से। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन आर। यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टोटल फंडामेंटल डेविएशन कितना है? 10, 15, 20 या 25? तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन होता है 25। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कैम फॉलोवर जनरली यूज इन ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा कैम एंड फॉलोवर यूज होता है? यहाँ पे कैम एंड फॉलोवर में ये पोर्शन जो है ये कैम है, ठीक है। आपको यहाँ पे काफ़ी छोटा है इसलिए बोल रहा हूँ। ये आपका जो है ये आपका फॉलोवर है जो वर्टिकल खड़ा है, ठीक है। तो ये कैम एंड फॉलोवर हो गया। ये आपका ऑटोमोबाइल में कौन सा यूज़ होता है? नाइफ फेज, फ्लैट फेस, स्फेरिकल फेस या रोलर? तो नाइफ फेज जो है वो कहीं भी यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत जल्दी मटेरियल इरोड हो जाता है, इसीलिए नाइफ फेज को आजकल किसी भी जगह यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल्स इंजन की, तो वहाँ पर आपका स्फेरिकल फेस रहता है। यहाँ पर जो आप फेस देख रहे हैं इसका, ये स्फेरिकल बना रहता है, इसलिए इसको स्फेरिकल फेस फॉलोवर बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ रोलर फॉलोवर की, तो रोलर फॉलोवर जो है आपका वो एरोप्लेन में यूज़ होता है। रोलर फॉलोवर बेसिकली कैसा होता है? देखिए ऐसा रहता है। ये आपका रोलर फॉलोवर है, ठीक है। बाकी नीचे जो आपका कैम है वो तो है ही, ये आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये आपका रोलर फॉलोवर है। ये आपका कहाँ पे यूज़ होता है? तो ये आपका यूज़ होता है एरोप्लेन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग आर यूज फॉर। यानी कि जो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? हैवी थ्रस्ट लोड में, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट में, रेडियल लोड एट हाई स्पीड में या कंबाइंड थ्रस्ट एंड रेडियल लोड एट हाई स्पीड में? तो जो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होता है वो आपका कंबाइंड थ्रस्ट एंड रेडियल लोड एट हाई स्पीड में यूज़ होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है। बेसिकली ये एक बॉल बेयरिंग है। बॉल बेयरिंग से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है आपका केज किसको बोलते हैं? ये आपका केज है, ठीक है। ये केज है और ये आपका बॉल है। तो केज को बॉल बेयरिंग में क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका आंसर ये होगा कि केज को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो बॉल बेयरिंग में जो बॉल्स हैं आपके, ये एक दूसरे से बराबर इक्वली डिस्टेंस में मेंटेन रहें, इसीलिए केज को प्रोवाइड किया जाता है। अगर केज आप हटा देंगे तो कुछ रोलर इधर आके टच हो जाएगा और कुछ रोलर आपका इधर आके टच हो जाएगा, इसलिए केज को प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शेयर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर, शेयर स्ट्रेस का क्यूब या शेयर स्ट्रेस का 4। तो शेयर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो होता है वो किसका प्रोपोर्शनल होता है? तो वो आपका शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ बट वेल्डिंग जॉइंट द साइज ऑफ अ वेल्ड इज 0.5 टाइम्स थ्रॉट ऑफ वेल्ड इक्वल टू थ्रॉट ऑफ वेल्ड, 2 टाइम्स थ्रॉट ऑफ वेल्ड या डबल द थ्रॉट ऑफ वेल्ड। तो क्या बोल रहा है कि जो आपका बट वेल्डिंग में जो साइज़ का वेल्ड का जो साइज़ होता है, ये आप बट वेल्डिंग है, इसमें जो वेल्डिंग का जो साइज़ है वो क्या होता है? तो वो आपका वेल्ड का इक्वल होता है, ठीक है। तो थ्रॉट का इक्वल, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉटर जॉइंट विल बी यूज टू कनेक्ट स्ट्रैप एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। यानी कि अगर आपका जो कनेक्टिंग रॉड होता है, जैसे मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड होता है, उसमें जो आपको स्ट्रैप करते हैं उसके लिए कौन सा जॉइंट यूज़ किया जाता है? स्पाइगोट एंड सॉकेट कॉटर जॉइंट, स्लीव एंड कॉटर जॉइंट, गिब एंड कॉटर जॉइंट या एनी वन ऑफ दिस? तो उसके लिए यूज़ किया जाता है आपका गिब एंड कॉटर जॉइंट का। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए कॉटर जॉइंट कैसा दिखता है, तो देखिए कॉटर जॉइंट आपका ये है, ये आपका गिब एंड कॉटर जॉइंट है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको ही कॉटर बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग इज प्रेफर फॉर ऑस्किलेटिंग कंडीशन। यानी कि ऑस्किलेटिंग कंडीशन के लिए कौन सा बेयरिंग को प्रेफर किया जाता है?
डबल रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट सिंगल रो बॉल बेरिंग या नीडल रोलर बेरिंग। तो आपका किसी भी ऑक्सीलेटिंग कंडीशन के लिए आप कौन सा बेरिंग यूज़ करते हैं, तो वो आपका नीडल रोलर बेरिंग है। अब ये देखिए नीडल रोलर बेरिंग कैसा दिखता है, तो ये इसमें को नीडल रोलर बेरिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसको नीडल बोलते हैं, इसमें नीडल लगा रहता है, इसलिए इसको नीडल रोलर बेरिंग कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इन अ बॉयलर इज यूज टू गेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बॉयलर, डायमीटर ऑफ बॉयलर, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ बॉयलर या इफिशिएंसी ऑफ अ बॉयलर। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होता है वो आपका उसके डायमीटर में होता है, बॉयलर का पूरा जो डायमीटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है, ठीक है, पूरे डायमीटर में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन द डिज़ाइन ऑफ अ नट, यानी कि अगर आप कभी भी कोई नट डिज़ाइन कर रहे हैं, ये आपका क्या है, तो ये आपका नट है। अगर आप कभी भी नट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या रहेगा, उसका पिच डायमीटर, उसका इनसाइड डायमीटर या उसका आउटसाइड डायमीटर या उसका हाइट। तो नट के लिए हमेशा क्या रहता है, तो नट के लिए हमेशा उसका हाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर फटीग लोडिंग इज द रेशियो ऑफ, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आपका फटीग लोडिंग का क्या होता है, इलास्टिक लिमिट टू वर्किंग स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट टू यील्ड पॉइंट, एंड्योरेंस लिमिट टू वर्किंग स्ट्रेस या यंग मॉडुलस टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है किसी भी फटीग लोडिंग का वो आपका एंड्योरेंस लिमिट टू वर्किंग स्ट्रेस होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि की मेड फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल डिस्क हैविंग सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन इज नोन एज, सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसा क्रॉस सेक्शन जो कि सेगमेंट हो, यानी कि बीच में से आधा हो, फिर चाहे वो सर्कुलर का आधा हो सकता है, रेक्टेंगुलर का भी आधा हो सकता है। तो ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया का जो भी आपका डिस्क रहेगा या आपका जो की रहेगा उस की को क्या बोला जाता है, फेदर की, गिवहेड की, वुडरफ की या फ्लैट सैडल की। तो ऐसे की को बोला जाता है वुडरफ की, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। वुडरफ की से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वुडरफ की का शेप क्या होता है, तो उसका शेप क्या रहता है, तो ये एक सेमी सर्कुलर रहता है, ठीक है। अगर आप पूरा ऐसे कर देंगे तो सर्कुलर हो गया, अगर आप उसको बीच में से काट देंगे तो वो आपका सेमी सर्कुलर हो गया। ये एक एक्चुअल में है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये एक सेमी सर्कुलर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द हेलिक्स एंगल फॉर डबल हेलिकल गियर में बी मेड ऑफ, यानी कि किसी भी डबल हेलिकल गियर का जो हेलिक्स एंगल होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या 90 डिग्री। तो हेलिक्स एंगल फॉर डबल हेलिकल गियर होता है आपका 45 डिग्री, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज एडॉप्टेड फॉर पावर ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन, यानी कि ऐसा कौन सा स्क्रू थ्रेड होता है जो कि आपका दोनों साइड आइदर डायरेक्शन, मतलब वो आपका लेफ्ट साइड भी जा सकता है और राइट साइड भी जा सकता है, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए आप कौन सा पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा स्क्रू थ्रेड यूज़ करेंगे, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, बटरेस थ्रेड या मल्टीपल थ्रेड। अगर मैं बात करूँ बटरेस थ्रेड की तो ये आपका सिंगल डायरेक्शन है, यानी कि वो आपका या तो लेफ्ट में जाएगा या तो आपका राइट में जाएगा या वो आपका लेफ्ट में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो वो आपका बटरेस थ्रेड है। अगर मैं बात करूँ एक्मे थ्रेड का तो उसका एंगल कितना रहता है, तो सबसे कम रहता है, कितना रहता है, 29 डिग्री आपका एक्मे थ्रेड का रहता है। ये तो आइदर डायरेक्शन यानी कि दोनों डायरेक्शन के लिए तो वो स्क्वायर थ्रेड का यूज़ करते हैं, ये आपका स्क्वायर थ्रेड है, इसका शेप स्क्वायर रहता है इसलिए इसको स्क्वायर थ्रेड बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कि द असेंबली ऑफ पुली, की एंड शाफ्ट, यानी कि अगर आप तीनों चीज़ों को असेंबल कर दें तो यहाँ पे पुली क्या है, तो ये आपका पुली है, ये आपका की है और ये आपका शाफ्ट है, ठीक है। तो पुल्ली, की एंड शाफ्ट जब आप बना रहे हैं तो उसमें से पुल्ली को सबसे वीक बनाएंगे, की को सबसे वीक बनाएंगे या की को सबसे स्ट्रांग बनाएंगे, या ऑल थ्री आर डिज़ाइन फॉर इक्वल स्ट्रेंथ, यानी कि तीनों को समान स्ट्रेंथ का बनाएंगे। तो जब कभी भी आप पुल्ली, की और शाफ्ट को असेंबल करेंगे तो उसमें जो आपका की है ना, ये की, इसको आप हमेशा सबसे वीक बनाएंगे। सबसे वीक इसलिए बनाते हैं ताकि ये आसानी के साथ टूट जाए और आपका शाफ्ट को या आपका जो पुल्ली है उसको कोई लॉस ना हो या उसमें कोई बहुत बड़ा टॉर्शन या कुछ लोड ना पड़े, इसलिए की जल्दी टूट जाए तो आपका पावर ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन अ स्टीम इंजन, क्या बोल रहा है कि इन अ स्टीम इंजन द पिस्टन रॉड इज यूजुअली कनेक्टेड टू द क्रॉस हेड बाय मीन्स ऑफ अ नकल जॉइंट, कॉटर जॉइंट, ओल्ड हम कपलिंग या यूनिवर्सल जॉइंट। तो क्या किसी भी स्टीम इंजन में ये आपका बेसिकली कनेक्टिंग रॉड है, मैं गलत डायग्राम लेके आ गया, माफ़ करिएगा उसके लिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपको पिस्टन रॉड को कनेक्टिंग रॉड से या थ्रू क्रॉस हेड से कनेक्ट करना हो तो कौन सा जॉइंट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम क्वार्टर जॉइंट यूज़ करते हैं, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि लेविस इक्वेशन इज अप्लाइड ओनली टू द पिनियन, ओनली टू द गियर,
टू स्ट्रॉन्गर ऑफ द पिनियन और गियर टू वीकर ऑफ द पिनियन और गियर। तो लेविस इक्वेशन जो है आपका कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो वो आपका टू वीकर ऑफ द पिनियन और गियर, यानी कि पिनियन और गियर के सबसे वीक पार्ट को अप्लाई करते हैं लेविस इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन अ टर्न बकल, जो टर्न बकल होता है अगर उसका एक थ्रेड जो है लेफ्ट हैंड है तो दूसरा थ्रेड उसका क्या रहेगा, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मल्टीपल थ्रेड या पॉइंटेड थ्रेड। तो पहले आप देखिए कि टर्न बकल क्या होता है। तो ये देखिए, ये आपका टर्न बकल है। इसमें एक अगर इधर साइड आपका राइट हैंड स्क्रू थ्रेड है तो इधर आपका लेफ्ट हैंड रहेगा, मतलब एक दूसरे के उल्टा रहता है। तो यहाँ पे पहला क्या बोला है, एक में लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो अदर हैंड में क्या रहेगा, राइट हैंड थ्रेड। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि द मटेरियल जनरली यूज फॉर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, यानी कि एयरक्राफ्ट जो आप एयरक्राफ्ट होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम। तो एयरक्राफ्ट के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये आपका एयरक्राफ्ट है या आप एरोप्लेन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम होता है और इसको जो एल्यूमिनियम को जॉइंट करते हैं वहाँ पे वेल्डिंग नहीं करते, जबकि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रिवेटिंग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द वाशर इज जनरली स्पेसिफाइड बाय इट्स, जैसे कि मैं पहले बताया था आपको कि नट जो है वो आपका हाइट से स्पेसिफाइड होता है, वैसे ही आपका वाशर किससे होता है। अगर मैं वाशर की बात करूं तो ये आपका बोल्ट हो गया, ये आपका नट हो गया, और ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं ये वाशर है। ठीक है, ये पूरा वाशर है। तो वाशर को आप किससे स्पेसिफाइड करेंगे, वाशर का आउटसाइड डायमीटर से, वाशर का इनसाइड होल डायमीटर से, वाशर की थिकनेस से या वाशर की मीन डायमीटर से। तो ये आपका वाशर की थिकनेस से आइडेंटिफाई होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि द टेपर ऑन अ की इज़ गिवन ऑन, यानी कि किसी भी की में जो टेपर होता है वो कहाँ पे दिया जाता है, बॉटम साइड, टॉप साइड, बोथ साइड या एनी साइड। तो टेपर ऑन की जो है आपका हमेशा उसके टॉप साइडों में होता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए, ये की कोई भी की है अगर तो उसके टॉप साइड पे ही आपका टेपर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फॉर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इन बॉयलर द टाइप ऑफ जॉइंट यूज्ड इन बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट, लैप जॉइंट विथ वन रिंग ओवरलैपिंग द अदर या एनी वन ऑफ द अबव। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो है आपका बॉयलर के लिए, उसके लिए कौन सा जॉइंट यूज़ किया जाता है, तो वो आपका बट जॉइंट विथ डबल कवर प्लेट, मतलब बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं कि क्वार्टर जॉइंट इज़ यूज टू ट्रांसमिट, यानी कि क्वार्टर जॉइंट जो है वो क्या ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सियल टेंसाइल लोड, एक्सियल कंप्रेशन लोड, कंबाइंड एक्सियल एंड ट्विस्टिंग लोड या एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड। तो क्वार्टर जॉइंट जो है वो हमेशा क्या ट्रांसमिट करता है, तो वो आपका एक्सियली टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों लोड को ट्रांसमिट करता है। ये आपका क्वार्टर जॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि फ्लैंज कपलिंग इज़ यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट, यानी कि जो फ्लैंज कपलिंग होता है वो कौन से दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, विच आर परफेक्टली अलाइंड, यानी कि जो एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन हो, या विच आर नॉट इन एग्जैक्ट अलाइनमेंट, जो कि एक दूसरे के अलाइनमेंट में नहीं हो, या हैव लेटरल मिस अलाइनमेंट, यानी कि दोनों के बीच में मिस अलाइनमेंट हो, या होज एक्सेस इंटरसेक्टेड स्मॉल एंगल, तो ये जिसके एंगल जो है एक दूसरे के इंटरसेक्ट हो। तो ये जो इंटरसेक्ट के लिए है वो आपका, उसके लिए कौन सा जॉइंट है, तो वो आपका हुक जॉइंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्लैंज कपलिंग, तो जो कि परफेक्टली अलाइन हो, यानी कि बिल्कुल एक लाइन में जो कि कपलिंग रहेगा वो आपका फ्लैंज कपलिंग है। ये आपका फ्लैंज कपलिंग है। इसमें क्या होता है, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक एक्सिस ये रहेगा, एक एक्सिस आपका ये रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसा जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन या मीन डेविएशन। तो राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप वीडियो के इस पोर्शन तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप NMDC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ये हमारा जो वीडियो था ये ख़त्म होता है, और ये हमने नीचे आंसर की भी दिया है, ताकि आपको बाद में PDF से पढ़ना हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके PDF से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। फिर